हेलो एवरीवन। राजनीति विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में कि भारतीय संविधान का जो दस्तावेज है जो अस्तित्व में आया उसके मूल में उसके पीछे निहित कौन कौन सी बातें हैं जो इसके निर्माण का आधार बनी। इसके पूर्व के वीडियोज़ में हमने चर्चा कर ली थी कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ। इसके लिए हमने भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी पार्ट 1, 2, 3 के नाम से वीडियो बनाए थे, जिसमें संविधान सभा के गठन, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी समितियां आदि के बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ, कौन कौन सी योजनाएं थी जिससे भारतीय संविधान सभा अस्तित्व में आई और उससे भारतीय संविधान के निर्माण होने और लागू होने तक की कहानी की हमने चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी में भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारी जो शासन व्यवस्था है उसका संचालन हमारे संविधान के अनुसार होता है, ये हम सब जानते हैं। संविधान शासन व्यवस्था को आधार प्रदान करता है, इसीलिए हमने आज़ादी के बाद हमारी जो शासन व्यवस्था है उसको भारतीयता के अनुसार, भारतीय दस्तावेज के अनुसार संचालित करने के लिए ही हमने संविधान का निर्माण किया था। क्योंकि कोई भी संविधान राजनीतिक व्यवस्था का खाका मात्र न होकर के राष्ट्र की जनता की आस्थाओं और मान्यताओं की अभिव्यक्ति करता है। संविधान के पदों का विन्यास मात्र ही संविधान में उसका वर्णन नहीं होता, बल्कि संविधान एक प्रकार की जीवन शैली है। हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक ऐसे व्यावहारिक संविधान का निर्माण करना था जिसे भारत की विशिष्ट परिस्थितियों और संकट की स्थिति में चलाया जा सके। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने ये स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि हमारे संविधान में यदि नवीन बात हो सकती है तो यही कि उसके द्वारा पुराने प्रचलित संविधान की गलतियों को दूर कर दिया जाए और उसे देश की आवश्यकता के अनुरूप ढाला जाए। उधार लेने में किसी तरह की साहित्यिक चोरी नहीं है। शासन और विधान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में किसी का कोई एकाधिकार नहीं होता। यानी कि हमारे संविधान के बारे में बहुत सारे जो आलोचनात्मक टिप्पणियां की जाती हैं उनमें से एक ये भी है कि हमारा संविधान विदेशी संविधानों की नकल है या चोरी है। तो अंबेडकर जी के वक्तव्य के अनुसार हमारा इसके बारे में यही जवाब होना चाहिए कि जो बुनियादी सिद्धांत है शासन के, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, ऐसे सिद्धांत किसी भी शासन प्रणाली या किसी भी एक देश के एकाधिकार उस सिद्धांत के ऊपर नहीं होता, बल्कि ऐसे सिद्धांत एक संपूर्ण मानव जाति के बुनियादी सिद्धांत होते हैं। और यदि हमने कहीं दूसरे संविधान के किसी प्रावधान को लेकर के उसको हमारे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाल करके हमारे संविधान के किसी प्रावधान के रूप में उसे अपनाया है तो वो किसी तरह की साहित्यिक चोरी या नकल नहीं है। संविधान निर्माताओं को इस बात का एहसास था कि वे भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए एक ऐसा विधान बना रहे हैं जो न केवल सामयिक समस्याओं और संकटों के भंवर में से राष्ट्र की नौका को सफलतापूर्वक ले जा सके, वरन युगों युगों तक देश का एक दिशा सूचक बना रहे। यह तभी संभव है जबकि संविधान की आत्मा और व्यवहारिकता, निजी सांस्कृतिक धरोहर और परदेशी अनुभवों का एक श्रेष्ठ समन्वय बन पड़े। इसीलिए भारतीय संविधान के अनेक स्रोत रहे हैं। संविधान निर्माता अनेक स्थानों से संविधान निर्माण के लिए विषय वस्तु का संकलन करते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। संविधान सभा द्वारा निर्मित लिखित दस्तावेज ही केवल मात्र संविधान नहीं होता। संविधान की विचारधारा, मान्यताएं और दर्शन को कहीं न कहीं से प्रेरणा तो अवश्य ही मिलती है। संविधान निर्मित शासन तंत्र का आधार भी किसी न किसी अन्य तंत्र से स्फूर्ति ग्रहण करता ही है। और ये बात सच है कि ब्रिटिश हुकूमत के समाप्त होने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को जो नया संविधान मिला
वो विभिन्न देसी विदेशी प्रभावों से युक्त था। नवीन संवैधानिक ढांचा ब्रिटिशकालीन शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विरासत तो थी ही, अनेक विरासतों ने देश के नवीन संविधान निर्माण को दिशा भी दी। विदेशी संविधानों की एक अनेक अच्छी बातें हमने इसमें ग्रहण की और एक सुंदरतम संवैधानिक आलेख का निर्माण किया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो मूल स्रोत थे वो क्या थे। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज जो कि हमारी संविधान सभा ने बनाया। इस मूल दस्तावेज में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें 8 अनुसूचियां थी। मूल रूप से ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जा सकता है और 86 संविधान संशोधन के बाद कई अनुच्छेदों को निरसित होने और कई अनुच्छेदों में नए परिच्छेद जोड़ने के बाद 395 अनुच्छेद हैं अभी वर्तमान में, जो कि 22 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में केवल केंद्रीय शासन के अंगों या संगठनों या शासन प्रणाली का ही वर्णन नहीं है, बल्कि जो इसकी इकाइयां हैं यानी कि राज्य, उनके बारे में भी जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, छोटी छोटी बातें हैं, उनको संविधान में स्थान दिया गया है, जो कि अनेक देशों के संविधानों में सामान्य विधि निर्माण के लिए छोड़ दी जाती है। उन चीज़ों को भी हमारे संविधान के प्रावधानों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो दस्तावेज तैयार किया गया था वो भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज हमारा इस संविधान का प्रमुख स्रोत हम मान सकते हैं। दूसरा है इसमें संविधान सभा के वाद विवाद। भारतीय संविधान को समझने के लिए संविधान सभा के जो वाद विवाद है, उन वाद विवादों के पीछे की जो गंभीर बातें हैं उनको समझना जरूरी है। संविधान सभा के वाद विवाद, रिपोर्ट्स, उनके अध्ययन से संविधान निर्माताओं के जो उद्देश्य थे, इच्छाएं थी, उनका बोध हम प्राप्त कर सकते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही और वाद विवाद काफ़ी विस्तृत हैं और उनके सूक्ष्म अध्ययन से ही संविधान में प्रयुक्त शब्दावली का स्पष्ट भाव हम निकाल सकते हैं। एक प्रमुख जो केस है संविधान को लेकर के, संविधान की व्याख्या को लेकर के, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान सभा के वाद विवाद का पर्याप्त लाभ उठाया था ताकि अनुच्छेद 13 और 21 की समुचित व्याख्या की जा सके। तो आज भी हम अगर संविधान की व्याख्या का प्रश्न उठता है या संविधान के कुछ शब्दों की गहराई को या उनके भावार्थ को समझना होता है तो संविधान सभा के वाद विवाद इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत सिद्ध होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम हमारे संविधान के स्रोत के रूप में पुराने संवैधानिक अधिनियम। एक विचारक है नॉर्मन डी पामर। उनके अनुसार ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तथ्य है कि भारत के प्रशासन के प्रति ब्रिटेन का जो विशाल वैधानिक योगदान, जिसकी व्यापक निंदा हुई थी और पारित होते समय भारतीयों ने जिसको अधिकांशतः अस्वीकार कर दिया था, 15 वर्ष के बाद स्वाधीन भारत द्वारा उसे इतना अधिक स्वीकार किया गया। हमारे संविधान के अनेक जो ब्रिटिशकालीन संवैधानिक प्रावधान थे, अधिनियम थे, जैसे कि 1858, 1892, 1909, 1919 और 1935, उनका हमारे संविधान पे बहुत अधिक प्रभाव है। इन सब अधिनियमों की चर्चा हम पूर्व के वीडियोस में कर सकते हैं, कर चुके हैं, और यदि आप इनको दोबारा से देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। संविधान के अनेक जो बातें हैं वो इन संवैधानिक अधिनियमों से ली गई है। 1935 के संवैधानिक अधिनियम का अगर हम अध्ययन करें तो हम जान पाते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही हमारे अधिकांश संविधान के जो प्रावधान है वो आधारित हैं। उस अधिनियम के अधिकांश उपबंध न्यूनतम आवश्यक संशोधनों के साथ संविधान में सम्मिलित कर लिए गए हैं। यहाँ तक कि संविधान के आकार, उसकी विषय सूची, इन सभी पर इस अधिनियम की गहरी छाप हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए नवे संविधान के अनुच्छेद 256 और 1935 के एक्ट की 126वीं धारा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इन धाराओं द्वारा केंद्र राज्यों को उचित निर्देश देने का अधिकार रखता है। नवे संविधान में
नया जो संविधान है उसमें 352 और 353वें अनुच्छेद, जिनका राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा के संबंध में ये है। वाक्य की रचना दृष्टि की से देखा जाए तो अधिनियम 1935 का जो अधिनियम है उसकी धारा 103 से बहुत कुछ ये मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा संविधान जो पुराने संवैधानिक अधिनियम है ब्रिटिश कालीन, उनके ऊपर भी आधारित है। इसके बाद में हम देखते हैं संवैधानिक जो अनेक संविधियां, अध्यादेश, नियम, विनियम और आदेश, ये भी संविधान के स्रोत हैं। संविधान के मूल प्रलेख के अतिरिक्त कई संविधियां हैं, अध्यादेश हैं, ये हमारे संविधान के कानूनी तत्व है। संविधियां केंद्रीय और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाती है। केंद्रीय संसद ने अनेक कानून बनाए हैं जो संविधान के अभिन्न भाग बन गए हैं। इन अधिनियमों ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1959, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, अस्पृश्यता दंड संबंधी अधिनियम 1955, ये ऐसे प्रावधान हैं जो हमारी संसद ने बनाए हैं, लेकिन ये संविधान के आज महत्वपूर्ण भाग हैं। अधिकांश नियम और आदेश और विभिन्न प्रकार के अध्यादेश केंद्रीय और राज्य कार्यपालिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को नियम और विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार के कार्यों और शासन संबंधी विधियों के संचालन के लिए नियम बनाता है। यदि संसद और राज्य विधानमंडल की बैठक नहीं हो रही हो तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं संसद, राज्यों के विधानमंडल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके द्वारा बनाए गए कानून और अध्यादेश ये भी संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत शामिल करते हुए अनेक संवैधानिक संशोधनों के द्वारा इनमें शामिल किए जाते हैं। आगे चलते हैं हम संवैधानिक संशोधन, जो कि हमारे संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधानों में, सामान्य प्रावधानों में परिवर्तन करते हुए या नए प्रावधान जोड़ते हुए हमारे संविधान का जो मूल दस्तावेज है उसका महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं और जैसा कि हम जानते हैं 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है, जिसके द्वारा संविधान के महत्वपूर्ण कई उपबंधों में संशोधन किया गया। और हालांकि बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको यथास्थिति में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी संवैधानिक संशोधन एक संवैधानिक प्रलेख में परिवर्तन करने और संवैधानिक प्रलेख को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं विश्व के अन्य संविधानों का प्रभाव। विश्व के, ये बात तो हम स्वीकार करते ही हैं कि हमारे संविधान पर विदेशी विचारधाराओं और शासन विधानों की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है और विश्व के अनेक संविधानों का प्रभाव हमारे संविधान के निर्माण के दौरान और संविधान के जो प्रलेख है उसमें दिखाई देता है। इस स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि विभिन्न देशों के संविधानों से हमने किस किस प्रावधान को लेकर के प्रेरणा ग्रहण की। जैसे कि जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान ग्रहण किया, तो आपातकालीन उपबंध हमने जर्मनी से ग्रहण किया। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श को शामिल किया। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधान ग्रहण किए। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ग्रहण किया। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, संघात्मक
शासन की विशेषताएं, ये सब हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान ग्रहण किए। ब्रिटेन के संविधान से हमने बहुत सारी बातों का, बहुत सारे प्रावधानों को ग्रहण किया, प्रेरणा प्राप्त किए, जैसे कि विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जीत का निर्णय, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की जो चुनाव पद्धति है वो पद्धति हमने ब्रिटेन से ग्रहण की। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सारे प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए। तो अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये ग्रहण किया। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, लोक जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। इसके अलावा हम देखते हैं न्यायिक निर्णय। भारतीय संविधान का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। न्यायाधीशों ने समय समय पर कई प्रकार के न्यायिक निर्णय दिए हैं। न्यायाधीश संवैधानिक कानून की व्याख्या करते हैं। हम सब जानते हैं कि संविधान की व्याख्या और संरक्षण का अधिकार न्यायपालिका का है और न्यायपालिका के निर्णय तब तक प्रभावी रहते हैं जब तक कि स्वयं न्यायपालिका इस संबंध में कोई बदलाव ना कर दें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे अनेक न्यायिक निर्णय दिए गए हैं जो हमारे देश के कानून का उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है जिस प्रकार से संविधान के विभिन्न अनुच्छेद और समय समय पर जो न्यायिक निर्णय आते हैं वो हमारी शासन प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। जैसे कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्षेत्र परिभाषित किया। तो उसी तरह से चिंतामन राव के मुकदमे में अनुच्छेद 19 में उल्लिखित जो उचित सीमाओं की व्याख्या की गई है, स्वतंत्रताओं पर जो सीमाएं लगाई जाती हैं उनके ऊपर जो युक्तियुक्त प्रतिबंधों की बात की गई है, वो युक्तियुक्त प्रतिबंध कैसे हों उनकी व्याख्या यहाँ की गई है। आत्माराम के मुकदमे में निवारक निरोध अधिनियम के बारे में नज़रबंद व्यक्ति को प्राप्त सुरक्षाओं की व्याख्या न्यायालय के द्वारा की गई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसमें संविधान के मौलिक ढांचे, मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो हम समझ सकते हैं कि न्यायपालिका के निर्णयों के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव और नए महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े जाते रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं प्रथाएं और अभिसमय भी हमारे संविधान के प्रमुख स्रोत हैं। कई जो संविधान केवल एक लिखित प्रलेख मात्र नहीं होता, उसके पीछे कई अलिखित रूप से जो हमारी प्रथाएं हैं, अभिसमय हैं, परंपराएं हैं, वो अलिखित होती है लेकिन उनके पीछे प्रमुख प्रेरणा का काम ये सब करते हैं। हालांकि हमारा संविधान लिखित है लेकिन फिर भी अनेक परंपराएं हमारी संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके द्वारा विकसित की गई है। कुछ महत्वपूर्ण परंपराएं हमारी संसदीय व्यवस्था का अंग बन चुकी हैं, जैसे कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन परंपरा यह है कि वह मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही काम करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है लेकिन ऐसा वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है लेकिन परंपरा अनुसार राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में ये परंपरा विकसित हो गई है कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए, हालांकि ऐसा संवैधानिक प्रावधान नहीं है। देश में संसदात्मक शासन प्रणाली का विकास अगर हम देखें तो पूरी तरह से वो प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर विकसित हुआ है। अब हम देखते हैं संवैधानिक टीकाएं और संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार भी संविधान के प्रमुख स्रोत हैं। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत
भारतीय संवैधानिक कानून पर लिखी गई कई टीकाएं और ग्रंथ हम मान सकते हैं। इनमें डी बसु द्वारा लिखित कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ग्लेड हिल की द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एलेक्जेंड्रोविच की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, जेनिंग्स की सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस तरह के कई महत्वपूर्ण स्रोत हमारे संविधान के माने जा सकते हैं। संवैधानिक कानून के विशेषज्ञों में N.A. पालकीवाला, सिरबई, लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, सोली सोराबजी, राजीव धवन, सुभाष कश्यप, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे संवैधानिक विशेषज्ञों को हम मान सकते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये कभी दावा नहीं किया था कि वे कोई मौलिक या अद्भुत संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं। वे तो अच्छा, काम चलाऊ, टिकाऊ और दूरदर्शी संविधान बनाना चाहते थे। वे इस लक्ष्य में काफ़ी सफल भी हुए। ये आरोप कि हमारा संविधान अन्य देशों के संविधानों का एक नकल या अंधानुकरण है, संविधान के आंशिक अध्ययन करने वाले या एकांगी विचार करने वाले ही ये आरोप लगा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में हम कह सकते हैं कि अब ये संविधान पूरी तरह से व्यवहारजनक है। यदि नवीन संविधान के अंतर्गत कुछ त्रुटियां हों तो उनका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, बल्कि हमें ये कहना पड़ेगा कि मानव स्वभाव ही दुष्ट है। हमारे संविधान के अत्यंत अल्प प्रावधानों पर ही भारतीय इतिहास और संस्कृति की छाप झलकती है। फिर भी भारतीयता, गांधीवाद की भावना को संविधान में उचित स्थान दिया गया है। हमने शासन की लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया है, जिसे बिल्कुल या पूरी तरह से हम भारतीय कह सकते हैं। प्राचीन भारत में गणराज्यों और जनपदों के अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। धार्मिक सहिष्णुता की भावना हमारे इतिहास की एक थाती रही है, इतिहास की प्रमुख विशेषता रही है, जिसे मौलिक अधिकारों के अध्याय में समाविष्ट किया गया है। महात्मा गांधी के कतिपय महत्वपूर्ण आदर्श जैसे कि मद्य निषेध, गोवध निषेध, विकेंद्रित आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, कुटीर उद्योग, स्वशासित ग्राम व्यवस्था जिसको पंचायती राज के रूप में हमने अपनाया है, इन सभी आदर्शों को भी संविधान में स्थान दिया गया है। अतः विदेशी संविधानों की व्यवस्थाओं को अपनाने के बाद भी हमारा संविधान बहुत अधिक भारतीय है, जिसमें भारतीयता और भारतीय इतिहास की झलक मिलती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं